हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का शशांक एंड दीपू के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग नई वीडियो के साथ बायोलॉजी की जो श्वसन तंत्र है आपके क्लास 10th और कम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि श्वसन तंत्र होता क्या है। बेसिकली अगर हम सबसे पहले देखेंगे तो श्वसन तंत्र को समझने से पहले हमको समझना होगा कि श्वसन तंत्र हम श्वसन हम क्यों करते हैं, उससे फायदा क्या होता है, इसको समझना होगा। तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो श्वसन से हमको फायदा होता है ऑक्सीकरण का। फायदा क्या हमारा कार्य होता है, जैसे मान लीजिए कि जब हम नाक से सांस को खींचे, तो जब नाक को सांस से खींचे तो हमको चाहिए ऑक्सीजन, क्योंकि हम जो चीज़ को ग्रहण करते हैं वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो श्वसन तंत्र की जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा हम किस कार्य को करते हैं, तो ऑक्सीकरण। ये सिंपली हो जाएगा कि श्वसन के द्वारा हम ऑक्सीकरण की क्रिया करते हैं। जब ऑक्सीकरण की क्रिया कर लेते हैं तो उसके बाद हमको एनर्जी मिलती है और ऊष्मा मिलती है। अब कहेंगे सर एनर्जी और ऊष्मा कैसे मिलती है? अगर मान लीजिए कि जब हम जीवित रहते हैं तो हमारा जो बॉडी होती है वो गर्म होती है। लेकिन अगर कोई मृत व्यक्ति को जाके देखेंगे या टच करेंगे, आप टच किए होंगे कि नहीं, मैं टच करके देखा हूँ, तो जब आदमी मर जाता है या फिर कोई भी जानवर मर जाता है तो उसका बॉडी एकदम ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो श्वसन करना क्या करता है, बंद कर देता है। इसी वजह से उसको ऊष्मा नहीं मिलती है। लेकिन जब आदमी जिंदा रहता है तो श्वसन करता है तो हमारे अंदर पूरी क्या होती है, हीट रहती है और हमारा शरीर पूरा गर्म रहता है। ठीक। दूसरी चीज की जो हमारे ब्लड का संचरण होता है, ब्लड हमारा ऊपर नीचे जाता है हमारे हार्ट के पास से हर जगह, ब्रेन के बाद, जितना भी ब्लड का परिसंचरण होता है उसी के द्वारा हमारा क्या होता है, शरीर गर्म होता है। तो दो तरीके से गर्म होगा, पहला होगा ऑक्सीजन की वजह से, दूसरा होगा ब्लड की वजह से। अगर आदमी मर जाता है तो उसका शरीर में जो ब्लड होता है उसका भी चलना बंद हो जाता है और ऑक्सीजन भी क्या हो जाती है, श्वसन तंत्र भी काम करना बंद हो जाता है, तो उसकी शरीर क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो आपको समझ में आएगा। तीसरा चीज होता है कि यह एक अपचायी क्रिया है, कैटाबोलिक क्रिया है। अब ये कैटाबोलिक क्या होता है, जब आगे हम धीरे धीरे श्वसन तंत्र को समझेंगे तो कैटाबोलिक भी आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली हमने तीन बातों को सीखा कि ऑक्सीकरण हम करते हैं, ऑक्सीकरण करना श्वसन तंत्र के थ्रू हम ऑक्सीकरण करते हैं और उससे हमें ऊर्जा और ऊष्मा मिलती है। और जिस श्वसन तंत्र की जो श्वसन की प्रक्रिया है वो एक कैटाबोलिक प्रक्रिया है। वो फुली समझ में आएगा। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि आप सांस कहाँ से लेते हैं, तो आप कहेंगे कि सांस हम मुंह से लेते हैं। ठीक। हाँ हाँ करके कुछ लोग कहेंगे कि हम नाक से लेते हैं, ऐसे सांस लेते हैं नाक से। तो नहीं, अगर हम नाक को बंद भी कर ले, ऐसे बंद कर ले, तो हम मुंह से भी सांस ले सकते हैं। तो जो सांस का एक्चुअली मार्ग है वो नाक और मुंह है, लेकिन अगर सही मार्ग बोलेंगे तो नाक है। लेकिन जो सांस का हमारा असली जो सांस जिसकी वजह से हम ले पाते हैं वो हमारा फेफड़ा है। तो फेफड़े की वजह से, लंग्स की वजह से हम सांस को क्या करते हैं, खींचते हैं और छोड़ते हैं। तो वो पूरी समझ में आ रहा है। तो जो श्वसन का मार्ग होता है, कितने मार्गों से वो कि श्वसन की क्रिया होती है, इसको समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तो श्वसन का मार्ग होता है 8। ये रुधिर, ये 9 और 10 को बाद में हम समझेंगे, पहले ये 8 को समझ लेते हैं। सबसे पहले होता है नासा छिद्र। नासा छिद्र क्या होता है, अगर इस फिगर में देखेंगे तो यहाँ पे जो एरिया है यही है क्या, नासा छिद्र। फिर उसके थोड़ा सा ऊपर आएंगे, कि ये नाक वाला जो छिद्र होता है इसी को नासा छिद्र बोलते हैं। थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो हमारा हो जाएगा नासिका कपाट, जिसको हम बोलते हैं नसल कैविटी प्लस। ठीक। या सीधे आपको अगर कर सकते हैं तो हिंदी में नासिका कपाट बोल सकते हैं। नासिका कपाट में एक म्यूकस पदार्थ पाया जाता है। जब हम सांस को लेते हैं तो हमारे सांस के थ्रू कई धूल कण भी क्या हो जाते हैं, हमारे अंदर चले जाते हैं। और जब हमारे अंदर चले जाते हैं तो यहीं पे म्यूकस नाम का एक पदार्थ पाया जाता है, कहाँ पे, नासिका कपाट के पास। तो वो क्या करता है, उन धूल कणों को, वो चिपचिपा होता है, वो धूल कणों को क्या करता है, रोक लेता है। और जब धूल कणों को रोक लेता है तो उसी को जब हम निकालते हैं, कभी देखे होंगे कई लोग उसको क्या करते हैं, निकालते रहते हैं, बड़ा गंदा लगता है देखने में, लेकिन वो कुछ है नहीं, वो धूल ही है। बस वो क्या हुआ कि म्यूकस जो पदार्थ होता है उस वही क्या करता है, उसको रोक देता है ताकि धूल ढककर हमारे शरीर के अंदर ना जाए। ठीक। तो इसीलिए उसको रोक देता है। तो नासिका कपाट में म्यूकस पदार्थ पाया जाता है जो उसको कर देता है। फिर उसके बाद नंबर आता है ग्रसनी का। ग्रसनी बेसिकली जब आप ऐसे आप करेंगे तो अंदर की ओर लटके जैसा होता है वहाँ पे ग्रसनी। तो ग्रसनी जो होता है वहाँ पे दो चीजें पाई जाती है ग्रसनी के पास। जो ग्रसनी होता है वहाँ पे दो चीजें पाई जाती हैं, जो एक तरफ से सांस को ले जाने के लिए, यहाँ पे अगर सांस लेते हैं हम, ग्रसनी के थ्रू चला जाता है। और जब हम खाना खाते हैं तो ग्रास नली एक पाई जाती है, उसके थ्रू क्या होता है, खाना चला जाता है। तो है एक ही रास्ता, लेकिन दो मार्गों में क्या हुआ है, बटा हुआ है। क्योंकि जब अब भाई सांस लेते हैं तो अंदर इसी रास्ते से न जाता है और खाना भी खाते हैं तो इसी रास्ते से जाता है।
तो है 2 मार्ग लेकिन अलग-अलग में क्या हुआ है, बँटा हुआ है। तो ग्रसनी वहीं पे क्या है, बँटा हुआ है। फिर उसके बाद आता है श्वसन तंत्र जिसे लैरिंक्स बोलते हैं, ठीक? अब श्वसन तंत्र कहाँ पे है? ये देखिए, ये वाला हिस्सा जो है इसको बोलते हैं लैरिंक्स। लैरिंक्स होता है यहीं से आवाज़ आती है। अगर इसको देखेंगे तो अगर मान लीजिए इसमें मैं इसे पीटूँ और बोलते जाऊँ तो मेरी आवाज़ देखिए कट-कट के आ रही है कि नहीं आ रही है? आप भी बोल के देखिए, कट-कट के ऐसे अगर यहाँ पे ठोकेंगे तो आवाज़, तो हमारी आवाज़ यहीं से आती है लैरिंक्स के यहाँ से, ठीक? लैरिंक्स के यहाँ से ही क्या करती है, हमारी आवाज़ आती है। फिर उसके नीचे जाएँगे तो आपका पाया जाएगा श्वास नली। क्या पाया जाएगा? श्वास नली जिसे ट्रैकिया बोलते हैं। उसके नीचे यहाँ पे ये रहा है श्वास नली। इसी के थ्रू श्वास हमारे अंदर फेफड़ों में लंग्स के पास चले जाते हैं। फिर उसके बाद जब और आगे जाएँगे, तो आगे का और पार्ट जो होगा श्वसन मार्ग में, वहाँ पे पाया जाएगा ब्रोंकिया और ब्रोंकियोलिस। ब्रोंकिया और ब्रोंकियोलिस क्या है? ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, इसको कहते हैं ब्रोंकिया। क्या बोलते हैं? ब्रोंकिया। और इसके भी अंदर, ठीक? ये वाला जो हिस्सा है ये ब्रोंकिया है और इसके अंदर जो ब्रोंकिया के अलग-अलग ब्रांचों में बँटा हुआ है, उसको बोलते हैं ब्रोंकियोली। और उसमें भी जो गुच्छे-गुच्छे जैसा, इस फिगर में देखिएगा, इस फिगर के थ्रू देखिए, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे देखिए, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं ब्रोंकियास। और ये वाला जो पार्ट, जैसे अगर इस वाले पार्ट को देखेंगे, इसको बोलेंगे ब्रोंकियास। और ये जो अलग-अलग पार्ट में बँटा हुआ है, 2 तो अलग-अलग में बँटा हुआ है, उसको बोलते हैं ब्रोंकियोलिस। और जो गुच्छे जैसी आकृति दिख रही है, ये छोटे-छोटे गुच्छे हैं, इसको बोलते हैं एल्वेली। क्या बोलते हैं? एल्वेली, ठीक? तो ब्रोंकियास बढ़ जाता है किसमें? ब्रोंकियोलिस में। अब ब्रोंकियोलिस छोटे-छोटे गुच्छों में बैठ जाता है जिसे कहते हैं एल्वियोली। क्या कहते हैं? एल्वियोली। अब देखिए, कोरोना में क्या होता था कि जो कोविड-19 के वायरस होते थे, वो इसी पे अटैक कर देते थे और इसको अटैक करके ब्लॉक कर देते थे। तो हमको साँस लेने में दिक्कत हो जाती थी, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। तो कोविड-19 में इसी पे अटैक करते थे, जो कोरोना वायरस होते थे, इसी पे अटैक करते थे। और जब हम दवाई को खाते थे या फिर हम अपने आप को बचाते थे, तो हमको बेसिकली इसी को, किसको? एल्वेली को बचाना होता था, ठीक ना? होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर उसके बाद है रुधिर और एक कोशिका। तो अब जब हम ऑक्सीजन ले लेते हैं तो वो रुधिर में चला जाता है, फिर रुधिर के थ्रू कोशिका में चला जाता है। ये नेक्स्ट पार्ट है, इसको हम और आगे समझेंगे। तो बेसिकली हमने 8 पार्ट को समझा कि श्वसन यहाँ से लेके फेफड़े तक कैसे गुजरते हुए जाती है, ठीक? आगे बढ़ेंगे, इस वाले भी फिगर से आप समझ लिए होंगे। अब आगे बढ़ेंगे, तो जब हम श्वसन लेते हैं, तो बेसिकली हम नाक से जब साँस को खींचते हैं, तो हमारे फेफड़े में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो पूरी तरीके से खींच ले। उसके नीचे एक पाया जाता है डायफ्राम। क्या पाया जाता है? डायफ्राम। ये वाला हिस्सा जो होता है, ये डायफ्राम पाया जाता है। ये डायफ्राम क्या करता है? जैसे मान लीजिए आप साँस को खींचे, ठीक? खींचे, तो ये जो डायफ्राम है, ये धक्का लगाता है इसको, किसको? फेफड़े को। तो जब धक्का लगाता है तो हमारा फेफड़ा ऊपर जाता है और साँस को क्या कर लेता है? ऊपर खींच लेता है। तो बेसिकली अगर कहा जाए तो डायफ्राम का 75% योगदान होता है साँस खींचने में। और ये क्या होता है कि अगर कभी-कभी एक्सीडेंट हो जाता है, यही डायफ्राम टूट जाता है। और अगर डायफ्राम टूट गया तो आपकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि आप साँस ले ही नहीं पाएँगे। खींचेंगे साँस, खिंचाई नहीं करेगा, क्योंकि डायफ्राम क्या हो गया? टूट गया। और ये जो डायफ्राम होता है, ये बना किसका होता है? संयोजी ऊतक का बना होता है, ठीक? कनेक्टिव टिश्यू का क्या बना बना होता है? डायफ्राम। तो डायफ्राम करता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा ये फेफड़ा है, तो फेफड़े को ऊपर ढकेलने का काम करेगा। और जब ऊपर ढकेलेगा तो हम साँस को क्या कर लेंगे? खींच लेंगे, ठीक? तो ये इसका इन्हेलिंग में मतलब 75% योगदान होता है। गर्भवती महिलाओं, मतलब कि जो महिलाएँ प्रेग्नेंट होती है, उसमें ये काम करना बंद कर देता है। तो कहेंगे सर कि जब ये काम करना गर्भवती महिलाओं में बंद कर देगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे अब जो मनुष्य है, मतलब कि जो आदमी होते हैं, उनके अंदर तो ये मतलब इन जो डायफ्राम होता है, क्योंकि अब आदमी के अंदर तो बच्चा होगा नहीं, तो ये डायफ्राम उनके अंदर काम करता रहता है। लेकिन जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, तो ये डायफ्राम का बंद हो जाता है कार्य करना, तो वह उनके पास एक पसली पाई जाती है। वो पसली कार्य करती है, उससे वो क्या करती है? साँस लेती है। नहीं तो पता चलेगा कि वो क्या हो जाएगी? उनकी मृत्यु हो जाएगी। होपफुली समझ में आया होगा। और ये मैं तो बता ही दिया कि डायफ्राम जब टूट जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कभी-कभी भयानक एक्सीडेंट के कारण ये डायफ्राम टूट जाते हैं, जिससे क्या हो जाती है? तुरंत ऑन द स्पॉट देखे होंगे मूवी में कि जैसे ही गिरे और ये डायफ्राम टूट जाएगा, तो ऐसे करके तुरंत क्या हो जाते हैं? आदमी मर जाता है। होपफुली आपको समझ में आया होगा, मैं जितना समझाने की कोशिश किया हूँ। अब देखिए, श्वसन अंग जो होता है, वो सब मतलब कि सबका अलग-अलग होता है। कैसे? अब देखिएगा, स्तनधारी, स्तनधारी उसको कहा जाता है जो बच्चे को जन्म देते हैं। बेसिकली उसकी अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ कि स्तनधारी किसे कहेंगे, तो जो बच्चे को जन्म देता है, उसी को स्तनधारी कह देते हैं। तो स्तनधारी जो होते हैं, जैसे कि मनुष्य
मतलब बच्चे को जन्म देता है तो मनुष्य जो होता है वो श्वसन कहाँ से लेता है? फेफड़ा से। कोई ये ना बोलना कि नाक से, नहीं तो बड़ी बड़ी गलती हो जाएगी। कोई ये मत कहना कि नाक से सांस को लेते हैं। श्वसन किससे लिया जाता है? फेफड़े से। स्तनधारी किससे श्वसन लेते हैं? फेफड़े से। कीट जो होते हैं, कीट वाले जो होते हैं वो श्वास नली से लेते हैं, जिसे ट्रेकिया बोला जाता है। मतलब कि जो ये हमारी नली थी, श्वास नली, अगर मैं उसको आपको दिखलाऊं, पीछे चलते हैं हम लोग, इसमें देखेंगे, ये रहा, ठीक, ये रहा। तो जो बस यही तक पाया जाता है किसमें? कीट में, क्योंकि भाई वो तो इतने छोटे से रहते हैं, उनमें बस ट्रैकिया ही पाया जाता है, उसमें फेफड़ा-वेफड़ा नहीं पाया जाता है। तो वो किससे सांस ले लेते हैं? ट्रेकिया से सांस ले लेते हैं बेचारे, ठीक? उन्हीं से अपना काम चला लेते हैं, ट्रेकिया से ही काम चला लेते हैं। जलीय जीव जो होते हैं, मतलब कि मछली, ठीक? मछली-वछली जो होते हैं, वो लेते हैं गिल्स से। अब सबसे मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि मेढक, मेढक का क्या होता है कि मेढक को कई तरीके से सांस लेते हैं। वो गिल्स से भी सांस लेते हैं, फेफड़े से भी सांस लेते हैं और त्वचा से भी सांस लेते हैं। अब कहेंगे सर ये तो बड़ी विपत्ति है, और इसी से बार-बार क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए, जब मेढक बड़ा हो जाता है तो वो ज़मीन पे रहने लगता है। जैसे कि इस फिगर के थ्रू आपको अगर मैं समझाना चाहूँ, इस फिगर में देखिए कि ये फ्रॉग जो है, ये ज़मीन पे आ गया है। तो ये एडल्ट फ्रॉग है, तो ये वाला फ्रॉग जो होता है वो फेफड़े से सांस को लेता है। और जब क्या नाम है कि ये ज़मीन के अंदर, मतलब कि ये वाला जो मेढक है, ये ज़मीन के अंदर है तो ये त्वचा से श्वास लेता है। और टेडपोल, अब देखिए पानी-वानी में देखे होंगे, तो हम लोग जब बचपन में छोटे-छोटे थे, तो हम लोग क्या करते थे, मछली पकड़ने जाते थे, तो एक ऐसा जानवर होता था जिसको ऐसे पूँछ निकली रहती थी, और वो पानी में अगर घूमता रहता था, तो उसको हम लोग पकड़ के लेते आते थे। तो वो देखने में तो लगता है मछली है, लेकिन वो बेसिकली होता था मेढक। बाद में क्या पता चलता था? मेढक। तो टेडपोल मेढक के बचपन का ही नाम समझ लीजिए टेडपोल है, कि छोटा जब रहता है मेढक तो उसको टेडपोल बोला जाता है। तो उस अवस्था में वो गिल्स से लेता है। तो अगर मेढक भूमि पे है तो सांस फेफड़े से लेगा, भूमिगत मतलब जमीन के अंदर है तो त्वचा से लेगा, और जब जो टेडपोल होता है, मतलब मेढक जब बचपन में होता है तब वो गिल्स से लेगा। तो 3 तरीके से सांस लेते हैं। और टेडपोल वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि टेडपोल सांस कहाँ से लेते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि टेडपोल कहाँ से लेते हैं? गिल्स से लेते हैं। वो फुली आपको समझ में आया होगा। ये वाला भी फिगर कि मेढक जो होता है वो स्किन से लेता है जब छोटा रहता है, ट्रैकिया से कौन लेते हैं? कीट-पतंगे लेते हैं, लंग से जैसे बंदर, ये सब बंदर, चिड़िया, आदमी, ये सब किससे लेते हैं? उससे लेते हैं। फिर उसके बाद ये वाले, अब देखिए सेल मेम्ब्रेन से, सेल मेम्ब्रेन वाला जो है वो मतलब जो जीवाणु वगैरह होते हैं, जो बहुत छोटे पदार्थ होते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन किससे क्या लेते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं। और मछली-वछली आपका किससे लेते हैं? गिल्स से लेते हैं, ठीक? तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, ठीक? दूसरी चीज़ क्या होती है, जब आगे बढ़ेंगे तो ब्रीथिंग, ब्रीथिंग मतलब होता है श्वास। अब क्या होता है कि जब हम सांस को खींचते हैं, सांस को खींचे तो इसको बोलेंगे इनहेलेंस, मतलब कि सांस को खींचना निश्वसन, और सांस को छोड़े तो एक्सहेलेशन। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, ठीक? सुने भी होंगे आप। तो अब देखिए हिंदी में तो याद करना दिक्कत है कि इसको निश्वसन जब बोलेंगे, मतलब खींचेंगे जब सांस, तो निश्वसन, और जब सांस को छोड़ेंगे तो निर, खाली यहाँ पे बिंदु लगा देंगे तुमको तो निश्वसन हो जाएगा। तो इस तरीके से याद करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सिंपल ये करिए कि जब इन, इन मतलब कि सांस को अंदर खींचे, इन तो इनहेलेशन, ठीक? और सांस को छोड़े, एक्स मतलब होता है एक्स किसी के साथ, जैसे इम्पोर्ट मतलब होता है आयात करना, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात करना। तो इन मतलब सांस को खींचना, एक्स मतलब एक्सहेलेशन मतलब सांस को छोड़ना। तो इनहेलेशन के समय हम नाइट्रोजन को 78% लेते हैं, ऑक्सीजन को 21% और कार्बन डाइऑक्साइड को 0.03% हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। दूसरा चीज कि जब हम यहीं पे छोड़ेंगे, अब देखिए नाइट्रोजन को हम जितना लिए उतना ही छोड़ देते हैं, मतलब 78% हम नाइट्रोजन को लेते हैं, छोड़ देते हैं। ऑक्सीजन को 21% लेते हैं, लेकिन ये छोड़ते कितना है? 17%। यहीं पे 4% की दिक्कत होगी ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन को हमको जरूरत होती है। ऑक्सीजन जितना मतलब लिए गैस को जब खींचे, खींचे तो ऑक्सीजन को 121%, 21% ले लिए और 4% अपने पास रख लिए और 17% छोड़ दिए। कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते कितना है? 0.03%, लेकिन छोड़ते कितना है? 4%। तो जो हम ऑक्सीजन को रख रहे थे, उसके बदले हम कार्बन डाइऑक्साइड को 4% छोड़ देते हैं, ठीक? ये 4 पॉइंट समथिंग होता है, तो मैं केवल 4 पॉइंट मोटा-मोटी आपको बता दिया कि 4 पॉइंट हम क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। तो बेसिकली आपको याद क्या करना है? नाइट्रोजन को 78% लिए, छोड़ दिए। ऑक्सीजन को 21% लिए, 4% कम करके ऑक्सीजन को छोड़ दिए। और जो 4% छोड़े,
उसमें से जो 4% रख के छोड़े, उसमें से हम कार्बन डाइऑक्साइड को वापस छोड़िए, ताकि भाई पेड़-पौधे भी तो लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, उनको भी तो लेना है, और कार्बन डाइऑक्साइड को 0.03% हम लेते हैं और छोड़ते हैं 4%। बेसिकली आपको समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO और ऑक्सीजन मतलब कि O2, क्या चीज़? O2, O2, ये दोनों क्या होते हैं? इन दोनों में अगर हमको अगर लेना हो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है कि इन्हेलेशन के दौरान जब हम ऑक्सीजन को जब हम श्वास को लेते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आ गया, तो वो हमारी बॉडी में रह जाती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी को बहुत पसंद है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। इसीलिए धुएँ में बोला जाता है कि धुएँ में कम जाओ, क्योंकि धुएँ में जब हम जाते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? हमारे शरीर में रुक जाता है, क्योंकि वो हमारे बॉडी को ज़्यादा पसंद है, हमारी कोशिकाओं को ज़्यादा पसंद है, और ऑक्सीजन क्या है? कम पसंद है। बेसिकली यही है। तो अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि कितना लेते हैं निश्वसन में, तो ये आप बता देंगे, और कितना छोड़ते हैं आप ये बता देंगे। होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक? तो आज की श्वसन तंत्र में श्वसन तंत्र के अंगों, श्वसन तंत्र के मार्ग और कौन जानवर कैसे श्वसन को करता है, इसके बारे में हम समझे। ठीक? अगले वीडियो में हम श्वसन तंत्र को और डिटेल से समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करिएगा, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा। ठीक? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।